दोस्तों, एसबीआई ने प्लॉट लोन के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखा हुआ है जो हर लोन के लिए ही होते हैं। तो आज हम एसबीआई के कुछ मेन टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जानेंगे और इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स को लेकर कई सारी सवाल होते हैं, कई सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। तो आज मैं वो भी आपका क्लियर करने वाली हूँ कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरे डिटेल्स में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल एडी गाइड में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर लेते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस एसबीआई रियल्टी होम लोन, एसबीआई होम लोन स्कीम, एसबीआई प्री अप्रूव्ड होम लोन, एसबीआई युवा होम लोन, एसबीआई ग्रीन होम लोन, इन सभी के लिए ही है। सबसे पहले एसबीआई कहता है कि आप किस उद्देश्य से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, यानी कि आपने प्लॉट खरीद लिया है और कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, तब आप इस होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तब आप इस होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने घर का एक्सटेंशन करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, नए पुराने कोई आवासीय घर खरीदना चाहते हैं या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आप होम लोन का अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई बीमा या होम लोन इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसका जो प्रीमियम है वो आपके होम लोन के साथ जोड़ा जाएगा। यह ऑप्शनल है, अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तभी जोड़ा जाएगा, नहीं लिया है तो नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बाद एसबीआई ने लोन टू वैल्यू रेशियो यानी एलटीवी रेशियो के बारे में बताया है कि आपने जो लोन अमाउंट अप्लाई किया है कितने परसेंट तक आपको मिल सकता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि एसबीआई से आप लोग प्लॉट खरीदने के लिए लोन कैसे ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है एलटीवी रेशियो के हिसाब से और ईएमआई और एनएमआई रेशियो के हिसाब से। मैं डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगी। इसके बाद एसबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कहा है, जिसमें आपको फ्लोटिंग और फिक्स का ऑप्शन मिलता है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको जो इंटरेस्ट रेट पे करना होता है वो समय समय पर हो सकता है ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, वो फिक्स नहीं होता और जिसके वजह से बैंक आपकी ईएमआई को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो ये फिक्स नहीं है, ये जब भी आपका इंटरेस्ट रेट अप डाउन होगा, आपकी ईएमआई भी अब थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ ही बैंक कहता है कि अगर आपने समय पर किस्त नहीं दिया या आप इरेगुलर हो गए हो, आपका अकाउंट इरेगुलर चल रहा है, आप समय पर किस्त नहीं दे रहे हो, ये ईएमआई नहीं भर रहे हो, तब बैंक आप पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकता है, जो बैंक उचित समझे, या फिर आपको 2% पर एनम पर भी आपको चार्ज लगाया जा सकता है। और इसके साथ अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो इसमें बैंक आपको 250 रुपये का एक जुर्माना लगा सकता है या फिर इससे ज़्यादा भी लगा सकता है, जो अलग अलग हो सकता है समय पर। इसके बाद रीपेमेंट के बारे में बताया गया है कि आपको मंथली ही ये ईएमआई पे करना होगा, जो एज यूजुअल सभी का सेम ही होता है। इसके बाद लोन टेन्योर की बात की गई है, आपकी जो लोन की समय होगी, अवधि होगी, वो कितना होगा। इसमें आपको मैक्सिमम 30 इयर्स तक लोन चुकाने का समय मिलता है, लेकिन आप तब तक ही ये 30 इयर्स का समय ले सकते हो अगर आपका जो एज है वो तब तक 70 इयर्स हो जाए। यानी कि जब तक आप लोन चुकाएंगे तब तक आपका 70 इयर्स होना चाहिए, उसके बाद समय आपको नहीं मिलता। अगर 70 इयर्स तक ये समय कम रहता है, 10 साल रहता है, 20 साल रहता है, तो आपको वही समय मिलेगा, 30 इयर्स नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है प्री क्लोजर चार्जेस। अगर आप पहले ही लोन को क्लोज़ करना चाहते हैं तो क्या आपको कोई चार्ज देना होगा या आपसे इसके लिए बैंक कोई चार्ज लेगा? तो बैंक ने बताया है कि इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना, चाहे आप फिक्स के साथ जाते हो या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जाते हो, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाता। इसके बाद एसबीआई कहता है कि आप लोन का उपयोग उसी के लिए कर सकते हैं
जिसके लिए आपने लोन का अप्लाई किया है। इसके बाद बैंक कहता है कि जब भी बैंक चाहे आपकी प्रॉपर्टी को निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए वो आ सकते हैं। इसके साथ ही बैंक कहता है कि आप जो फीस या चार्जेस पे करते हो वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। किसी कारणवश अगर आपका लोन स्वीकृत नहीं होता, तभी ये चार्जेस और ये जो फीस आपने भरे हैं ये आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ मेन टर्म्स एंड कंडीशंस थे बैंक की तरफ से जो मैंने आपको बताया। बाकी जो है वो आपको बैंक जाकर ही पता चलेगा जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि बैंक इसको देख के ही लोन देगा कि नहीं देगा ये डिसाइड करता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स को लेकर कई सारी कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए आज मैं डॉक्यूमेंट्स की पूरी डिटेल्स लाई हूँ ताकि बाद में आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। आप चाहे किसी भी बैंक पर या हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर अप्लाई क्यों ना करें, अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस बैंक के लिए है या उस बैंक के लिए है। आप अपने पास इन सभी डॉक्यूमेंट्स को रखें, आप इसके साथ किसी भी बैंक पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले केवाईसी के बारे में जान लेते हैं। तो जिसके लिए आपको पैन कार्ड चाहिए होगा, जो नेसेसरी है, आपको पैन कार्ड जमा करना ही होगा। ये अब आजकल ये सभी के पास होता ही है। इसके साथ आपको वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ आपका होना चाहिए। किसी में ये 2 लगते हैं, किसी में 3, इसीलिए आप अपने पास 4-5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ज़रूर रखें। इसके साथ अगर आप ब्रांच पर जाकर अप्लाई करते हैं तो आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तब भी जो लोन एप्लीकेशन है वो आपको अच्छी तरह से भरना होगा। इसके बाद आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो आपका वोटर आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड हो, यही आ जाएगा इसके अंदर। इसका कॉपी चाहिए होगा। इसके साथ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस चाहिए, जिसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड की कॉपी, फ़ोटोकॉपी जमा करने से भी हो जाएगा। आपका एज प्रूफ चाहिए, जो आपके पैन कार्ड पे है ही, फिर भी ये बताना ज़रूरी था तो मैंने बता दिया। अगर आप इसके लिए पासपोर्ट भी जमा करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके साथ आपकी जो पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट है वो आपको बैंक को बताना पड़ेगा। आपकी कितनी संपत्ति है या क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उसका विवरण आपको बैंक को देना होगा। जब आप लोन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं तभी उसमें ये पूछा जाता है, तो ये आपको सही से भरना है। अगर आप इसे सही से भरते हैं तो लोन की जो अमाउंट है वो आपको ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ इनकम की। ये 2 हिस्सों में मैंने रखा हुआ है। एक है सैलरीड पर्सन के लिए और एक सेल्फ एम्प्लॉयड या जो नॉन सैलरीड पर्सन है उनके लिए। पहले हम सैलरीड पर्सन के बारे में जान लेते हैं। सैलरीड पर्सन अपने पिछले 3 महीने की जो सैलरी स्लिप है वो जमा करना होगा। इसके साथ आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा लास्ट 6 महीने की, जिसमें आपकी सैलरी आती है वही वाला बैंक का आपको स्टेटमेंट देना है। और इसके साथ जो उसका फ्रंट पेज होता है बैंक का वो आपको देना होगा एक साथ। और इसके साथ आपका फॉर्म 16 और आईटी रिटर्न फाइल भी आपको जमा करना होगा। अब बात कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की या नॉन सैलरी जो इसे अप्लाई कर रहे हैं। आपको प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टिंग अलॉन्ग विद बिजनेस प्रोफाइल, जो आपका बिजनेस है उसका प्रूफ देना होगा और कहाँ पर है ये सब पूरा डिटेल्स आपको बैंक को देना होगा प्रूफ के साथ। इसके साथ आपको 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बना के देना होगा। अगर आपने बनाया हुआ है तो बना के रखा हुआ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये आपको देना होगा। और इसके साथ आपको 3 साल का बैलेंस शीट भी जमा करना होगा, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट भी दिखाना होगा। और बैलेंस शीट पे आपका चार्टर्ड अकाउंट का सिग्नेचर या फिर ऑथोराइज होना चाहिए। और इसके साथ आपको भी 6 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको जमा करना होगा। अगर आपका करेंट अकाउंट है तो उसका भी, जो बिज़नेस अकाउंट होता है उसका भी जमा करना होगा। और सेल्फ का जो आपका खुद का अकाउंट है जहाँ पर रेगुलर आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो आपको 6 महीने का ये दोनों का ही जमा करना होगा।
अगर बिज़नेस अकाउंट नहीं है तो आपका जो सेल्फ अकाउंट है उसी का जमा करना होगा। इसके साथ आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसका सर्टिफ़िकेट भी बैंक को जमा करना होगा। अब बात करते हैं, अगर आप एक गारंटर या को एप्लीकेंट या को बोरोर जो भी हो उसे ऐड करते हैं तो उनके लिए उनका क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना होगा। उनका भी आपको पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड ये सब जमा करना होगा। इसके साथ उनका भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, किसी में 2 चाहिए होता है, किसी में 3 चाहिए होता है। आप अपने पास 3-4 रखें। इसके साथ प्रूफ़ ऑफ आइडेंटिटी जो पैन कार्ड ही हो जाएगा। इसके साथ प्रूफ़ ऑफ रेसिडेंस कहाँ पे रहते हैं ये वोटर आईडी कार्ड से भी हो जाएगा। और इसके साथ प्रूफ़ ऑफ बिज़नेस, वो क्या काम करते हैं या सैलरीड पर्सन है, उनका भी ये जो सर्टिफ़िकेट है, ये जो प्रूफ़ है आपको देना होगा, जमा करना होगा। और इसके साथ उनकी क्या-क्या संपत्ति है, क्या-क्या लायबिलिटीज़ है, तो ये भी आपको बैंक को बताना होगा। तो ये आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तभी आपको ये फिलअप करके देना होगा। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की। इसमें आपको प्रॉपर्टी का जो अलॉटमेंट लेटर है उसका कॉपी जमा करना होगा। इसके साथ जो बायर के साथ आपका एग्रीमेंट होगा उसका भी कॉपी आपको बैंक पर जमा करना होगा। और किसी-किसी केस में बैंक आपसे जो प्रॉपर्टी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका फ़ोटोकॉपी भी माँगते हैं, तो वो आपको बैंक से ही पता चलेगा कि बैंक को वो चाहिए कि नहीं चाहिए। और आखिर में आपको एक चेक जमा करना होगा जो प्रोसेसिंग फ़ीस है उसके लिए। तो दोस्तों इसके साथ ही आपको ये बता दें कि आप जब भी इसे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आपको अपने लैपटॉप या अपनी जो मोबाइल से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जाओगे, उसमें आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटोकॉपी या तो पीडीएफ में रख दीजिए या ऐसे ही फ़ोटो करके रख दीजिए, क्योंकि आपको तब वहाँ पे ये सब इनमें से कई सारी डॉक्यूमेंट्स की या हो सकता है इन सब की भी आपकी आवश्यकता पड़े, तो आप वहाँ पे देने के लिए पहले से ही आप रख लीजिए, ताकि जब आप फॉर्म फिलअप करें तभी आपको ये एक साथ दे पाएँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपने फॉर्म को आज फिलअप किया, आधा डॉक्यूमेंट्स आधा आज दिया, कल आधा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको एक साथ ही ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं, एक साथ ही आपको देना होता है। और अगर आप ऑफ़लाइन जाते हैं तो आपकी जो फ़ाइल है तो इसमें आप फ़ाइल में आप सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लीजिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसके साथ अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।